जादुई पेट्रोल हैंडपंप। भोपाल नाम के एक गांव में अजय वर्मा करके एक बड़ा जमींदार था। उस गांव का पूरा जमीन उसी का था। उसके पास बहुत बड़ा घर, गाड़ियां, नौकर चाकर थे। एक दिन उसके घर उस गांव का पुलिस इंस्पेक्टर आया और ऐसा बोला, अजय साहब, आप ज़रा होशियार रहना। हमें पता चला कि हमारे गांव में एक बहुत बड़ा डाकू और चोर विक्रम सिंह आया हुआ है। वो बहुत खतरनाक है। वो कोई भी वेश बदल कर आपको धोखा दे सकता है। क्यों इंस्पेक्टर साहब, वो चोर मेरे घर आकर मुझे लूटेगा? देख नहीं रहे क्या मेरे बॉडीगार्ड्स और नौकर? ठीक है, आपने बोला तो मैं सावधान रहूंगा। अगले ही दिन उस गांव के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरी। उसमें सूट और बूट पहन के एक आदमी और कुछ लोग उतरते हैं। ये देख अजय, हमारे गांव में हेलीकॉप्टर, चलो चलकर देखेंगे। अजय वहां जाकर देखा तो वह आदमी और कुछ लोग एक जगह खोदना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वहां पर से पेट्रोल निकलने लगा। सभी ने टेस्ट किया और देखा कि वह असली पेट्रोल थी। ये देखकर अजय ने, अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? तुम कौन हो? सीधा आकर मेरे जमीन पे ही खोद रहे हो? गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज सचिन। मैं सचिन पेट्रोल कंपनी का मालिक हूँ। हमारा रिसर्च टीम को पता चला कि इस गांव में पेट्रोल की कुआं है। मुझे किसी भी तरह इसको खरीदना है। ये बात सुनकर अजय का मन खुशी से झूम उठता है। थोड़ी देर सोचकर अजय ने सचिन से ऐसा बोला, अरे सचिन साहब, आपको क्या लगता है मैं अपनी जमीन ऐसे ही बेच दूंगा? हम मिलकर पार्टनरशिप करेंगे। अच्छा, पार्टनरशिप? चलो ठीक है। मैंने ऐसे पार्टनरशिप डील्स यूएस में, रशिया में बहुत सारे किया है। आप जल्दी 1 करोड़ रुपए अरेंज कर लेना। हम कल ही एग्रीमेंट करवा देंगे और हम एक पेट्रोल हैंडपंप लगवा देंगे। फिर आप हैंडपंप चला के करोड़ों रुपया कमा सकते हो। अजय सारी रात सोचकर किसी भी तरह 1 करोड़ रुपए जमा कर लेता है। अगले दिन जब सचिन आया, 1 करोड़ रुपए देके एग्रीमेंट पे साइन कर देता है और वह नाचने लगता है। मेरी तो निकल पड़ी, मेरी तो निकल पड़ी, मैं बनूंगा करोड़पति, मैं बनूंगा करोड़पति। ऐसा अजय ने अगले ही दिन से हैंडपंप चलाकर पेट्रोल बेचना शुरू कर दिया। वह स्कूटरों को, गाड़ियों को, बसों को और सारी वाहन को पेट्रोल डाल रहा था। लेकिन एक दिन कुछ लोग अजय के पास आकर झगड़ा करने लगे। अरे अजय साहब, आपके हैंडपंप में से सिर्फ पानी ही निकल रहा है। हमारे गाड़ियां खराब हो गए हैं। जब अजय वहां जाकर नीचे तक खोदा तो एक पाइपलाइन दिखाई दिया और वह पाइपलाइन गांव के बाहर एक पेट्रोल टैंकर के पास जाता है। तभी उसे पता चल जाता है कि उस सचिन ने धोखा दिया है। तभी पुलिस आकर एक फोटो दिखाता है। अजय साहब, क्या ये वही आदमी है? हाँ हाँ, यही है। अरे सर, ये सचिन विचिन नहीं है, यही है विक्रम सिंह। ये बात सुनकर बेचारा अजय चक्कर आकर नीचे गिर जाता है। सूरजपुर नाम के एक गांव में अरुण करके एक आदमी रहता था। उसका पुराना फैन ठीक करने का व्यापार था। वह हर रोज गांव में जाकर सभी गलियों में घूम के फैन रिपेयर करके घर आता था। एक दिन जब वो बाहर गया था, उस दिन बहुत धूप थी। सुनो सुनो, फैन रिपेयर वाला आया। फैन जितना भी पुरानी हो ठीक करेंगे, जैसा भी हो ठीक करेंगे। ऐसा बोलकर गांव में जा रहा था, लेकिन शाम तक कोई भी उसे नहीं बुलाया। धूप ज्यादा होने के कारण वह थक गया था और उसे सरदर्द भी आने लगा। इसीलिए घर जाकर आराम करने की सोची। जब वह घर जाकर सो रहा था, ठीक 12 बजते ही कुछ ट्रैक्टर चलने की आवाज उसे सुनाई देती है, लेकिन उसको ट्रैक्टर तो दिखाई नहीं दी। वो सोच में पड़ जाता है। अगले दिन भी जब वो सो गया था, फिर से उसे ट्रैक्टर चलने की आवाज सुनाई देती है। घबराकर अगले दिन डॉक्टर के पास जाता है।
डॉक्टर साहब, मुझे रात को अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। कुछ ट्रैक्टर की तेजी से चलने की आवाज सुनाई दे रही है। अरे ये कैसा हो सकता है? अगर आसपास में कुछ नहीं तो ये सब तुम्हारी वहम है। रुको, मैं तुमको एक दवाई देता हूँ। तुम इसे हर रोज रात को ठीक सोने से पहले ये दवाई लेकर सो जाना। आराम से सो जाओगे। अरुण ने जाकर ठीक ऐसा ही किया। सोने से पहले दवा खाकर सो गया। अगले दिन दोपहर तक नहीं उठा। जब उसका दोस्त सोनू आकर देखा तो अरुण सो रहा था। अरे उठो अरुण, तुम इतने देर तक सो क्यों रहे हो? देखा, टाइम 3 बज गया है। काम के लिए नहीं जाओगे क्या? उठो उठो। अरे यार, कल रात को मैंने ये दवा खा के सो गया और कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन दवाई किस लिए है? अरे यार, मुझे अजीब से रात को ट्रैक्टर चलने की आवाज सुनाई दे रही है, इसीलिए डॉक्टर के पास गया तो ये दवाई दिया है। अरे यार, ये दवाई नहीं है, नींद की दवाई है। और ट्रैक्टर चलने की आवाज तो मुझे भी सुनाई दे रही है। लगता है दाल में कुछ काला है भाई। ऐसा बोलकर अरुण और सोनू गांव में जाकर डॉक्टर के घर के पास जाकर चुपके से देखते हैं। तभी उनको एक सीक्रेट सुरंग की मार्ग दिखाई दिया। वह सुरंग गांव के नीचे से जा रही थी। उसमें जाकर देखा तो वहां पर एक ट्रैक्टर में सोने का स्मगलिंग करते हुए 2 आदमी थे। तभी वहां पर डॉक्टर भी आया और ऐसा बोला, अरे बेवकूफों, कितने बार बोलना है कि ट्रैक्टर को धीरे से चलाया करो। गांव में सबको पता चल गया है इस ट्रैक्टर के बारे में। डॉक्टर को देखते ही अरुण और सोनू को पता चल गया कि डॉक्टर ही ट्रैक्टर में सुरंग की रास्ते से गोल्ड स्मगलिंग कर रहा है। तुरंत पुलिस को फोन किया और सारी बात बताई। ये बात पता चलते ही पुलिस आकर डॉक्टर को और उन दोनों आदमियों को गिरफ्तार कर लेती है। बाद में गांव वाले अरुण और सोनू की साहस को देखकर उनको इनाम भी देते हैं। लालची प्याज वाला। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रवि। वह बहुत लालची था। वह सब्जी उगाकर शहर जाकर बेचता था। एक दिन उसने सभी किसानों को बुलाकर कहा, इस बार कोई टमाटर नहीं उगाएगा। अगर हम सिर्फ टमाटर ही उगाएंगे तो बेचेंगे क्या? मैं तो टमाटर नहीं उगाने वाला और आपको भी यही सलाह दूंगा कि टमाटर मत उगाइए। और फिर वह खुद टमाटर उगाकर बोरियों में लादकर शहर चला जाता है। अरे आज कौन सी सब्जी उगाई है रवि? टमाटर उगाए हैं, दाम है 700 रुपए किलो। इतना ज्यादा? थोड़ा तो कम कर दे। अरे क्या मुझे नहीं पता तुम इसे कितने में बेचोगे? आज सिर्फ टमाटर ही है मेरे पास, तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। व्यापारी ने लाचार होकर पैसे दे दिए। घर पर रवि की पत्नी ने उससे कहा, आप तो बड़े ही चालाक हो जी। किसानों को तो टमाटर उगाने के लिए मना कर दिया और खुद मुनाफा बचा लिया। एक औरत खिड़की से यह सब सुन लेती है। वह जाकर किसानों को सब बताती है। अरे सुनो सुनो भाइयों, रवि तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। खुद तुम्हें टमाटर बेचने से मना करके खुद सभी टमाटर शहर जाकर बेच रहा है। जानते हो, उसने अपनी खेती टमाटर की ही की है। इतना बड़ा धोखा? वो किसान है, इसलिए हमने उस पर भरोसा किया। हमें उसे सबक सिखाना ही चाहिए। तभी सूट बूट पहने एक आदमी आता है और कहता है, मैं कृषि विभाग का अधिकारी हूँ। आजकल प्याज में मिलावट होने की खबर आई है, इसलिए मेरी सलाह यही है कि इस बार प्याज ना उगाएं। आप तो हमारे लिए भगवान हैं। आप जैसा ईमानदार अधिकारी हमने नहीं देखा। यह कहकर सारे किसान हंसने लगे। तभी रवि भी चुपके से यह बात सुन लेता है और वह प्याज उगाने की ही सोचता है और खूब सारे प्याज उगाकर शहर बेचने के लिए ले जाता है। फिर रवि प्याज की बोरियां लादकर शहर जाता है। अरे रवि, अगर प्याज लाए हो तो जाओ और फेंक दो, लेकिन यहाँ मत फेंकना, नहीं तो बदबू आएगी।
फिर रवि ठेले पे प्याज बेचने जाता है, लेकिन कोई लेने नहीं आता। यह देखकर रवि अपना सिर पीटने लगता है। तभी वहां किसान आते हैं और उससे कहते हैं, तुमने हमें धोखा दिया था ना, हाँ, अब उसी धोखे की वजह से तुम खुद भुगतो। हमारा नुकसान होता है तो हो जाए, लेकिन तुम्हारा नुकसान तो होना ही चाहिए। तुम लालची और धोखेबाज हो। यह कहकर सभी लोग उसे पीटने लगते हैं और रवि लंगड़ाता हुआ घर चला जाता है। सीख, किसी का नुकसान करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। 3 रंगीन गाय। चंदा और उसकी माँ बहुत ज्यादा मेहनती थे। उनके पिता बहुत अच्छी खेती किया करते थे। साथ ही उनके खेतों के साथ साथ उनके पास बहुत सारी गायें थीं, जिनका दूध वो बाजार में बेचते। चंदा और उसके माता पिता दिन रात खूब मेहनत करते थे। एक दिन गांव में पशुओं का मेला लगा। चंदा ने अपनी माँ से कहा, अरे माँ, जानती हो, गांव में बहुत बड़ा पशुओं का मेला लगा है। क्यों ना हम अपनी गाय भी मेले में लेकर जाएं? उन्हें भी अच्छा लगेगा। अच्छा, ठीक है। चंदा की माँ हाँ कर देती है। चंदा अपनी माँ को लेकर मेले में जाती है और अपनी 3 की 3 गाय लेकर वहाँ पर सैर करने लगती है। तीनों गायें मेले के मजे उठा रही थीं। तभी सेठ की नजर चंदा की गाय पर गई। सेठ चंदा के पास आया और बोला, ये 3 गाय आप ही की हैं? हाँ, ये हमारी है। माँ देखो अंकल क्या कह रहे हैं। चंदा की माँ सेठ से बात करने लगती है। नमस्कार सेठ जी, कहिए क्या बात है। बहन जी, आपकी तीनों गाय मुझे बहुत प्यारी लगी। हट्टी कट्टी सुंदर। मुझे ऐसी ही गाय की तलाश थी। चंदा की माँ उनसे कहती है, मगर भाई साहब, हम बेचना नहीं चाहते। हम तो अपनी गाय को मेला दिखाने लाए हैं। चंदा और उसकी माँ सेठ को ऐसा जवाब देकर आगे चली जाती हैं। सेठ बहुत घमंडी था। उसे इस बात का बहुत बुरा लगा। उसने अपने नौकर से कहा, सुन राजू, ये 3 गाय मुझे हर हाल में चाहिए। जो भी हो, ये 3 गाय मेरे पास लेकर आ और मुंह मांगी रकम ले जा, समझा? राजू बहुत चालाक था। इस बार राजू के साथ मिलकर सेठ ने एक चाल चली। सेठ एक बार फिर चंदा और उसकी माँ से बातें करने लगता है और इसी बीच फायदा उठाकर राजू तीनों गायें पीछे से लेकर दूसरी तरफ निकल जाता है। बातों में पड़ जाने के कारण चंदा और उसकी माँ का ख्याल इधर उधर चला गया था। जैसे ही गायें गायब होती हैं, सेठ भी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में चंदा की नजर गाय के खूंटे पे पड़ती है। अरे माँ देखो, हमारी गाय नहीं है। तीनों गाय कहाँ चली गई? हाय राम, कहाँ गई? चंदा और उसकी माँ जोर जोर से अपनी गाय को आवाज देने लगते हैं, लेकिन उन्हें अपनी गाय कहीं नहीं दिखाई देती। इतनी देर में उनकी नजर 3 अलग अलग रंग की गाय पे पड़ती है। माँ वो देखो, रंगीन गाय। चंदा की माँ चंदा से कहती है, बेटा जरूर कुछ गड़बड़ है। इसकी आंखें देख, हमारी गैया है ये तीनों गाय हमारी हैं। किसी ने इन पर रंग लगा है। कुछ कर बिटिया। थोड़ी देर में भगवान उनकी सुन लेता है। तेज बारिश होती है और पूरी गाय के रंग पानी में बह जाते हैं। सेठ की ये चालाकी सबके सामने आ जाती है। सभी लोग सेठ और राजू की खूब पिटाई करते हैं और उधर चंदा अपनी माँ के साथ फटाफट अपनी गाय को लेती है और अपने घर वापस लौट आती है। ऑटो रिक्शा मरम्मत वाला। चांदपुर नाम के एक गांव में सूरज करके एक आदमी रहता था। सूरज एक ऑटो किराए पे लेके रोज चलाता था। ऐसे ही आए हुए पैसों में से किराए देकर बचे हुए पैसों से ही अपना घर चलाता था। लेकिन सूरज के पास कुछ खास पैसे नहीं बचते थे। इसीलिए एक दिन उसकी बीवी ने ऐसी बोली, देखिए जी, अब तक जो हो गया सो हो गया। आप ऐसा ही किराए के ऑटो चलाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। आपको एक नई ऑटो खरीदना है। अरे देवी, नया ऑटो चाहिए तो बहुत पैसे लगेंगे। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास मेरे मैके वाला दिया हुआ कुछ गहने हैं, उन्हें बेचकर एक ऑटो खरीदो। उन्हें बेचने पर भी सिर्फ एक सेकंड हैंड ऑटो का इंतजाम कर सकता हूँ। ठीक है, देखता हूँ।
ऐसा बोला और गहने ले जाके उन्हें बेचकर एक ऑटो मैकेनिक विनोद के पास जाता है। अरे विनोद भाई, मुझे एक अच्छी सेकंड हैंड ऑटो चाहिए। मेरे पास 50,000 रुपए हैं। सूरज भाई, 50,000 में क्या सेकंड हैंड ऑटो? तुम भी पागल जैसा बातें करता है। अच्छा ये बात है, अब मुझे कुछ नहीं पता, तुमको ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है सूरज भाई, मेरे साथ आओ। गांव के बाहर एक कारखाना है, उसके बाहर बहुत सालों से एक ऑटो पड़ा हुआ है। हम उसको लेके जाते हैं और उसको मरम्मत करते हैं। मुझे मालूम है उसकी इंजन बिल्कुल ठीक है। ऐसा तुम्हारे बजट में ही एक नया ऑटो हो जाएगा। आपकी मर्जी है भाई। ऐसा सूरज और विनोद जाकर उस ऑटो को ले जाकर मरम्मत करने लगते हैं। कुछ ही दिन में विनोद ऑटो को पूरी तरह नया जैसा बना देता है। उसी दिन 2 गुंडे आकर विनोद और सूरज को मारते हुए उसी कारखाने के अंदर लेके जाते हैं और उन दोनों को बहुत मारते हैं। कुछ ही देर में एक आदमी आता है। वह उस गांव का बहुत बड़ा शाहूकार है। मेरा नाम रतनलाल है और वह ऑटो कहाँ पर है? तभी सूरज ऐसा पूछता है, अरे सेठ जी, वह ऑटो तो यहीं पर पड़ा था। विनोद ही उसे ले जाकर मरम्मत किया। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या रे विनोद, साफ साफ बता दो कि उसके ऑटो का सीट कहाँ पर है? अरे सेठ जी, उसका सीट को तो आपका मैनेजर लेके गया है, क्योंकि वह तो कुछ काम का नहीं है ना। अच्छा ऐसा है, क्योंकि उस सीट में मेरा सारा सोना छिपा कर रखा है। ये बात सिर्फ मुझे और मेरे मैनेजर को पता है। आप सच बोलते हैं तो बच जाएंगे। सेठ जी मैनेजर को बुलवाकर बहुत मारता है। तभी मैनेजर अपना गलती कबूल कर लेता है। अरे सर जी, मुझे माफ कर दो। मैं ही आपका ऑटो बेचकर सीट को चुरा लिया है और आपको बोला है कि ऑटो को चोर ले गया है। माफ करो मुझे। सच जानने के बाद सेठ जी विनोद और सूरज को छोड़ देता है। तब से सूरज ईमानदारी के साथ अपना मरम्मत किया हुआ पुराना ऑटो को चलाकर खुशी से रहने लगा। एटीएम चोर। चंदू बचपन से ही बस स्टैंड पर भीख मांगता था। थोड़े थोड़े करके उसे अपने खाने के लिए पैसे तो मिल जाते थे, पर अब वह बड़ा हो गया था। वह एक दिन सोचने लगा कि अधिक पैसों को इकट्ठा करने के लिए क्या करे। मेरे पास इतना धन नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें खाना और कपड़े पहनने का शौक़ है। मैं तो सदा लोगों से मांग मांग कर पैसे इकट्ठा ही करता रहता हूँ, पर कभी अपने शौक़ के लिए 1 रुपया भी नहीं खर्च कर सकता, क्योंकि अगर मैं सूट पहनकर घूमूंगा तो कोई मुझे भीख नहीं देगा। अब तो अपने शौक़ दबाने की आदत ही हो गई है। चलो गिनकर देखता हूँ आज कितने पैसे हो गए, फिर सोचूंगा क्या करना है। चंदू पैसे गिनना शुरू कर देता है। तभी उसकी नज़र सड़क के उस पार लगे एटीएम मशीन पर जाती है, जहाँ एक आदमी पैसे निकाल रहा था। वह उससे जाकर भीख मांगता है। दे दे बाबू, भूखे को रोटी के लिए 5-10 रुपए दे दे बाबू। अरे तुम्हें भीख मांगते शर्म नहीं आती? हट्टे कट्टे हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? अरे बाबू, मुझे क्या समझा रहे हो? आपने भी तो अभी भीख मांगी है इस मशीन से। यह सुनकर वह आदमी हंसने लगता है और उसे समझाता है, अरे भैया, ये तो मेरे अपने जमा किए हुए पैसे हैं। और वह चंदू को एटीएम मशीन और कार्ड के बारे में बताता है। चंदू ने कई दिनों तक एटीएम के बाहर खड़े होकर देखा और सोचा कि इससे पैसे निकालने के लिए क्या करे। फिर उसे एक तरकीब सूझी। आ गया आइडिया आ गया, मैं समझ गया मुझे इससे पैसे कैसे निकालने हैं। फिर वह सभी भिखारियों को इकट्ठा कर कहता है कि उसने बैंक वालों से मिलकर उनके लिए यह एटीएम खोला है, ताकि वे अपने पैसे जमा करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। अरे यह तो बहुत अच्छा हुआ। लो भाई चंदू, मेरे पैसे भी जमा कर दो। हाँ, ये ठीक है। मैं अपने देश की सरकार से भी कहूँगा भिखारियों के लिए हर शहर में एटीएम खोले। कुछ दिनों तक सब अच्छा चला। भिखारी चंदू को पैसे देते, वो एटीएम में जमा करने का दिखावा करता
और आवश्यकता पड़ने पर भिखारियों को चंदू पैसे वापस भी कर देता। एक दिन चंदू ने कहा, अरे बाप रे, एटीएम तो खराब हो गया। अरे भाई लोग, जरा मेरी सहायता करो इसे खोलने में। सभी भिखारी चंदू की मदद करने लगते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता चंदू उनसे एटीएम में चोरी करवा रहा है। एटीएम मशीन खोलते ही बैंक और पुलिस स्टेशन में अलार्म बज उठता है और पुलिस वाले आकर सभी भिखारियों को पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो भीख मांगते मांगते चोरी करने लगे, चलो सब जेल में, वहां जाकर भीख मांगना। और पुलिस सबको पकड़कर कैद कर देती है। जादुई मछली और मछुआरा। समंदर के किनारे एक बहुत बड़ी मछुआरों की बस्ती थी। वहां पर रामदीन अपनी पत्नी के साथ बड़े आराम और सुकून के साथ रहा करता था। यूं तो बहुत ज्यादा कमा नहीं पाता था वो, लेकिन अपने घर में सुख शांति के साथ रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, अजी सुनते हो, मैं माँ बनने वाली हूँ। रामदीन इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर बहुत खुश था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये चिंता सताए जा रही थी कि वो किस तरह से एक नए घर के सदस्य का पालन पोषण करेगा। एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। हम अपने आने वाले बच्चे को अच्छी जिंदगी दे भी पाएंगे या नहीं। आमदनी कुछ भी नहीं है, जैसे तैसे हम दोनों का गुजर बसर होता है। आप चिंता क्यों करते हैं? भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। हमारे अच्छे दिन भी जरूर आएंगे। ये बच्चा अपना भविष्य खुद बनाएगा। आप काम पर जाइए, आज मौसम बहुत खराब है, अपना ख्याल रखना। मछुआरा अपना जाल लेकर समंदर की तरफ चल पड़ता है। आज उसके मन में बहुत सारे विचार आ रहे थे। इसी बीच उसने देखा कि लगातार मौसम बिगड़ने के कारण अचानक तेज तेज पानी ऊपर उछलने लगा है। लगता है समंदर बहुत गुस्से में है। अब क्या करूं? किसी भी तरह से रामदीन ने एक पेड़ का सहारा लिया और खुद को वहीं रोक लिया, क्योंकि समंदर में पानी की बहुत तेज धाराएं बह रही थी। तभी उसका ध्यान एक ऐसे जीव पर गया जो बहुत बिलख रहा था। शायद वो इस तूफान की चपेट में आ चुका था। एक कौवा अपनी चोट के कारण गंभीर रूप से घायल हो चुका था। रामदीन ने उस कौवे की मदद की। कौवे ने जाते हुए रामदीन से कहा, अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। अगर उस तूफान में तुम मुझे ना बचाते तो मेरी जिंदगी आज कुछ भी नहीं थी। आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे घर के हालात देखे हैं। आओ मेरे साथ। आज जब तुम पानी में जाल डालोगे ना, तो एक सुनहरी मछली तुम्हारे जाल में जरूर आएगी। याद रहे, उस मछली को बाजार में बेचना मत, उसे अपने घर ले जाना। वो हर रोज तुम्हें एक सोने का मोती देगी और तुम्हारी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। लालच में आके उसे मारना मत, नहीं तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, बल्कि जो मिला है वो भी छिन जाएगा। रामदीन कौवे की बात को मानता है, जाल फेंकता है और उसे एक सुनहरी मछली मिलती है। वो उसे अपने घर ले आता है। जैसा कि कौवे ने कहा था, हर रोज उसे मछली द्वारा एक सोने का मोती मिलता है। अब धीरे धीरे रामदीन के दिन फिर जाते हैं। अब वो बहुत अमीर आदमी बन जाता है और बहुत खुशी के साथ अपने नए बच्चे के साथ एक अच्छे सुखी परिवार की तरह जीने लगता है। लालची चिकन सूप वाला। श्यामलाल शहर के बाजार के बीचों बीच सड़क किनारे एक ठेला लगाकर चिकन सूप बेचता था। जो भी बाजार में आता उसके चिकन सूप की खुशबू से वहां खींच लाती। उसके ठेले के आगे हमेशा भीड़ लगी रहती थी। अरे भैया, एक प्लेट चिकन सूप देना, और हाँ, एक प्लेट पैक भी कर देना। थोड़ी देर रुकना पड़ेगा भाई साहब, आपसे पहले 4 ग्राहकों के नंबर हैं। ठीक है भाई, मैं यहाँ साइड में खड़ा होकर इंतजार कर लेता हूँ। उसका नंबर आने पर श्यामलाल उसे सूप देता है। सूप पीने के बाद वह आदमी कहता है, अरे वाह भाई, मजा आ गया। श्यामलाल उनका धन्यवाद करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सड़क के दूसरी ओर जगन सेठ अपने रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा होकर यह सब देख रहा होता है।
तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है और वह सड़क पार कर श्यामलाल के ठेले पर पहुंचता है। अरे भाई, एक कप सूप तो पिलाना। श्यामलाल जगन सेठ को चिकन सूप पिलाता है। अरे भाई, मजा आ गया तुम्हारा चिकन सूप पीकर। कितना कमा लेते हो यहाँ तुम। बस गुजारा हो जाता है सेठ जी। अरे मेरे साथ मिलकर काम करोगे? जितना तुम यहाँ कमाते हो उसे 3 गुना मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है सेठ जी, मैं आपको कल बताऊंगा। श्यामलाल रात भर जगन सेठ के प्रस्ताव के बारे में सोचता रहता है और अगले दिन जैसे ही वह अपना ठेला लेकर बाजार पहुंचता है, तभी जगन सेठ उसके पास आता है। हाँ भाई, क्या सोचा तुमने? ठीक है सेठ जी, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। अगले ही दिन से श्यामलाल जगन सेठ के रेस्टोरेंट में चिकन सूप बनाने लगता है। धीरे धीरे श्यामलाल के सारे ग्राहक जगन सेठ की दुकान पर आकर उसका सूप पीने लगते हैं। जगन सेठ का रेस्टोरेंट जो कभी खाली रहता था, वहाँ अब हमेशा भीड़ रहने लगती है। अरे लो भाई श्यामलाल, अपने पैसे ले लो भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। शुक्रिया सेठ जी, आपने मुझे मौका दिया। कुछ महीने सब ठीक चलता है, लेकिन बाद में जगन सेठ के मन में लालच आ जाता है और वह श्यामलाल से सूप बनाने का तरीका सीख लेता है। एक दिन जगन सेठ श्यामलाल से कहता है, भाई श्यामलाल, मजा नहीं आ रहा तुम्हारे बनाए सूप में अब। अरे तुम कहीं और काम ढूंढ लो। लेकिन सेठ जी। भाई लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अपना हिसाब लो और निकलो यहाँ से। श्यामलाल अपना सा मुंह लेकर वहां से चला जाता है और अगले ही दिन फिर से अपना ठेला लेकर बाजार के बीचों बीच अपना काम शुरू कर देता है और पहले से भी अच्छा चिकन सूप बनाकर रेस्टोरेंट से सस्ते दामों पर बेचने लगता है। श्यामलाल अपने हर ग्राहक को सारी बात बताता है। धीरे धीरे श्यामलाल के सभी ग्राहक वापस आ जाते हैं और जगन सेठ का रेस्टोरेंट फिर खाली हो जाता है। सीख, लालच बुरी बला है। शहर के पागल खाने से एक दिन एक पागल को दूसरे पागल खाने बदली करने के लिए भेजा गया। पागल का नाम था गोपी। गोपी पागल होने से पहले एक ड्राइवर था। रास्ते में एम्बुलेंस रोककर एम्बुलेंस का ड्राइवर चाय पीने उतरा। देखो, यहीं रहना, मैं अभी आया। जी साहब, पर हम मेला देखने जाएंगे ना, मुझे झूला झुलाओगे ना? हाँ हाँ, अभी मेले का टिकट लेकर आता हूँ। गोपी ने कुछ देर ड्राइवर का इंतजार किया और गाड़ी को लेकर वहां से चल पड़ा। अरे अरे, रोको कोई, रोको उसे पागल ड्राइवर है, रोको रोको। गोपी को रास्ते में एक शादी होती नजर आई। अरे वाह, यहाँ तो मेला लगता है, मेला, चलो चलो अंदर चल के देखता हूँ। गोपी अंदर चला गया। उसने जी भर कर खाना खाया और एक बस की ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। बाराती उसी बस में आकर बैठ गए। गोपी ने बस चला दी और सबको उतारकर बस को एक जगह लाकर खड़ा कर दिया। अब वो जहां जी चाहे वहां चला जाता, कभी भी किसी भी गाड़ी को चुरा लेता और अपनी मर्जी से कहीं भी लाकर खड़ा कर देता। ऐसा कई दिन चलता रहा। अब पुलिस को एक पागल और एक गाड़ी चोर की तलाश थी, लेकिन पुलिस को यह नहीं पता था कि दोनों काम एक ही व्यक्ति के हैं। एक दिन रात में गोपी एक गाड़ी के पीछे डिक्की में जाकर सो गया। वो गाड़ी एक बहुत बड़े डॉन की थी, जिसे पकड़ने के लिए 2 लाख का इनाम था। रात में डॉन एक सोने की डील करने दूसरे डॉन को मिलने पहुंचा। डील होते ही सारा सोना गाड़ी में रख दिया गया और वह उस डॉन के पास अगली डील की बात करने चला गया। तभी उसे वहां अपना ड्राइवर दिखा। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेले की टिकट मिल गई, चलो चलो मेला देखने चलते हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर के इशारे पर इंस्पेक्टर समझ गया कि यही गोपी है। अरे यह तो डॉन की कार है, इसका मतलब चोर कोई और नहीं, गोपी ही है। यही है जो गाड़ियां कहीं भी चलाकर खड़ी कर देता है। अरे गोपी, तुम्हें ये गाड़ी कहाँ से मिली? जहाँ से तुम लाए हो मेला वहीं लगा है, क्या तुम हमें वहाँ ले चलोगे? हाँ हाँ, चलो चलो, हम मेला देखने चलेंगे, पर गाड़ी मैं ही चलाऊंगा। हाँ हाँ, तुम ही चला लेना।
गोपी कार चलाता है और ड्राइवर और इंस्पेक्टर को अपने साथ उसी जगह ले जाता है जहां पर दोनों डॉन थे। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। गोपी को 2 लाख रुपए का इनाम मिल जाता है, जिससे उसका इलाज एक अच्छे हॉस्पिटल में किया जाता है। कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर उसे एक ऑटो इनाम के रूप में दिया जाता है और उसकी जिंदगी बेहतर हो जाती है। बिरयानी की खुशबू। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया राजेंद्र था। राजेंद्र का एक बेटा और बहू थे। बेटा तो बहुत नालायक था, पर बहू बहुत ही समझदार थी। राजेंद्र एक चाय और समोसे का ठेला लगाता था और अपना घर चलाता था। उसका बेटा लल्लन तो बस इधर उधर घूमता ही रहता था। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब सारा दिन अपने ठेले पर काम नहीं कर सकता। तुम अब शादीशुदा हो, तुम्हें मेरे व्यापार में अपना साथ देना चाहिए। नहीं पिताजी, मुझसे यह नहीं होगा। मैं तो सारा दिन एक जगह खड़ा नहीं रह सकता। मैं कल से आपके साथ ठेले पर जाऊंगी, आपकी मदद भी करूंगी। पर बेटा। मना मत कीजिए पिताजी, मुझे अपने साथ ले जाना मत भूलिए। मैं भी आपके बेटे की तरह हूँ। ठीक है बेटा, तुम कल मेरे साथ चलना। अगले दिन लल्लन की पत्नी ने सुबह सुबह उठकर थोड़ी बिरयानी बना ली और अपने ससुर के साथ चल दी। ये मेरी बहू है, आज से ये मेरी मदद करेगी, आपको गरम गरम समोसे खिलाएगी। ये बहुत गुणी है। राजेंद्र, आज मुझे बहुत भूख लगी है, क्या और कुछ भी है खाने को? वैसे कहीं से बिरयानी की खुशबू आ रही है। मैं थोड़ी बिरयानी लाई हूँ, क्या आप वो खाना पसंद करेंगे? हाँ हाँ, खिलाओ। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट बनी है। रोज लाया करो, इसे खाने के लिए तो लाइन लग जाएगी। बेटी, ये काम अच्छा है, क्या कहती हो? हाँ पिताजी, इससे हमारी कमाई दुगनी हो जाएगी। कल से मैं ज्यादा बिरयानी बना कर लाऊंगी। कुछ ही दिनों में उनका बिरयानी का कारोबार इतना बढ़ गया कि उन्होंने एक दुकान ले ली और उसे होटल बना लिया। पिताजी, आप दोनों ने इतनी मेहनत करके होटल बना लिया है। अब मैं भी इधर उधर घूमकर थक गया हूँ। आप कहें तो मैं आपके साथ मिलकर बिरयानी और चाय समोसे बेचूं? हाँ बेटा, बहू ने तो इस काम को इतना बढ़ा दिया कि अब हमें और लोग चाहिए जो हमारी मदद करें। अगर तुम भी हमारा साथ दोगे तो बहुत बढ़िया होगा। सीख, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर मेहनत किया जाए तो छोटा काम भी बड़ा हो सकता है। रामू डूंगरपुर गांव में अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। रामू बहुत अच्छा कारीगर था। वो पास के जंगल से बांस काट कर लाता और अपनी पत्नी कमला के साथ मिलकर बांस की बड़ी ही खूबसूरत चीजें बनाया करता था, जैसे कि बांस के खिलौने, बांस का फर्नीचर, बांस की कुर्सियां, और उन्हें पास के शहर में जाकर दुकान में बेच दिया करता था। उसके बनाए बांस के खिलौने और फर्नीचर की सभी तारीफ किया करते थे। अरे आओ भी रामू, आज क्या लाए हो? सेठ जी, आज मैं बांस की कुर्सियां और मेज लाया हूँ। अरे भाई, तुम्हारा वो बांस का बना हुआ सोफा बहुत चल रहा है आजकल मार्केट में। अगली बार तुम सोफा बना कर लाना, बहुत डिमांड है उसकी। ठीक है सेठ जी। वो सेठ जी कुछ पैसे, हाँ, तुम पैसों की फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बैंक में डाल दूंगा। और ये लो, कुछ पैसे रख लो खर्चे पानी के लिए। अरे कमला, कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए शहर से क्या लाया हूँ। ये नई साड़ी, ये गहने। अजी, आज क्या हमारी लॉटरी लगी है? अरे नहीं कमला, लॉटरी नहीं, आज सेठ जी ने इनाम दिया है हमें। मैं कहती हूँ कुछ पैसे बुरे वक्त के लिए भी बचा कर रखो जी। हाँ, ठीक है कमला, मैं बचा रहा हूँ, लेकिन अभी तो तुम्हें मिठाई खाओ और नई साड़ी पहनो। रामू और कमला बहुत खुश थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक फैली महामारी के कारण दुकानें बंद होने लगी, बाजार बंद होने लगे और लोगों ने खरीदारी करना कम कर दिया। इसकी वजह से रामू और उसकी बीवी का काम भी कम हो गया। वे दोनों भी अपने गांव में ही बंद कर रह गए और धीरे धीरे उनकी जमा पूंजी खत्म होने लगी। एक दिन जब दोनों पति पत्नी अपने आंगन में बैठे हुए थे, तभी उन्हें बाहर लोगों के लड़ने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। रामू ने जब बाहर जाकर देखा तो पानी के हैंडपंप के पास कुछ लोग झगड़ रहे थे।
वे लोग गांव के सरपंच से शिकायत कर रहे थे। सरपंच जी देखिए, फिर से पानी गंदा आने लगा, ऐसा कब तक चलेगा? हाँ सरपंच जी, कुछ कीजिए। शांत हो जाओ भाइयों, मैं इस समस्या का कोई उपाय ढूंढता हूँ। रामू ने जब बाहर जाकर बात जाननी चाही तो उसे पता चला कि गांव के जितने भी हैंडपंप हैं उनकी सारी पाइपें गल चुकी हैं और सभी में गंदा पानी आ रहा है। और सरपंच ने बताया कि वे पानी की पाइपें बदल बदल कर परेशान हो चुके हैं। कुछ ही समय में लोहे की पाइपें जंग लगकर गल जाती हैं। सरपंच की बात सुनकर रामू को एक आइडिया आया और रामू ने गांव वालों के आगे बांस का हैंडपंप बनाने का प्रस्ताव रखा और उसमें पाइपें भी बांस की लगाने के लिए कहा। गांव वालों को रामू का आइडिया पसंद आया और रामू ने एक पानी का हैंडपंप पूरा बांस का तैयार किया और उसमें पाइपें भी बांस की लगाई। और जब लोगों ने उस हैंडपंप से पानी खींचकर पिया तो पानी बहुत ही मीठा आने लगा, क्योंकि वो बांस था, उसमें जंग भी नहीं लगा। और इस तरह रामू का बांस का हैंडपंप बनाने का आइडिया फेमस हो गया। अब उनके गांव में ही नहीं, आसपास के गांव वाले भी बांस का हैंडपंप बनाने लगे और रामू ने मौके में अवसर की तलाश की और उसका काम चल निकला। और इस तरह ये बांस का हैंडपंप रामू के लिए जादुई सुनहरा हैंडपंप साबित हुआ और वे दोनों पति पत्नी फिर से खुशहाली से रहने लगे। सुंदर नगर में अमित नाम का एक लड़का रहता था, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर होने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। एक दिन वह मायूस होकर गांव के चबूतरे पर पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी एक बुजुर्ग स्कूल टीचर वहां से गुजरे। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। अरे कौन? अमित, कैसे हो बेटा? क्या कर रहे हो आजकल? बस गुरुजी, इसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ सबको। बहुत दुखी लग रहे हो बेटा। हाँ गुरुजी, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी कोई काम नहीं मिला। बेटा तुम तो होशियार हो, मेहनती हो, कुछ भी काम कर लो। कल से तुम मेरे बेटे की मोटर वर्कशॉप में आ जाओ। अमित अगले ही दिन से गुरुजी के बेटे विक्रम की मोटर वर्कशॉप में काम करने लगता है। वह काम में इतना निपुण होता है कि किसी भी गाड़ी को देखते ही देखते ठीक कर देता है। एक दिन खाली बैठे बैठे उसके मन में कुछ नया करने का विचार आया, तो उसने विक्रम से कहा, विक्रम भाई, क्या मैं वर्कशॉप में पड़ा पुराना सामान इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। अमित अगले ही दिन से काम के साथ साथ खाली समय में अपना आविष्कार करने में लग जाता है। वह एक वैन की फ्रेम पर एक बड़ा इंजन रखकर उसमें गियर बॉक्स फिट कर देता है और उसमें बड़े और पतले टायर लगाता है। कुछ ही दिनों में वह एक ऐसी गाड़ी तैयार करता है जो दिखने में तो वैन जैसी लगती थी, लेकिन उसकी ऊंचाई काफी थी। वह गाड़ी इतनी ताकतवर थी कि किसी भी तरह के उबड़ खाबड़ रास्ते पर बड़े आराम से चलती थी। अमित और विक्रम जब अपनी गाड़ी लेकर सड़क पर निकले तो सभी लोग उसे देखकर हैरान हो गए। तभी गांव के चौराहे पर पुलिस वालों ने उनकी गाड़ी को रोककर कहा, ऐसा नमूना लेकर निकलोगे तो तुम किसी को मार डालोगे, दोबारा इसे सड़क पर लेकर मत आना। कुछ दिनों बाद गांव में बहुत तेज बारिश होती है और पूरे गांव में पानी भर जाता है। कोई भी गाड़ी इस भरे पानी में नहीं चल पाती, इस कारण गांव वालों तक मदद नहीं पहुंच पाती है। तभी अमित अपनी गाड़ी को चलाना शुरू करता है। उसकी गाड़ी ऊंचे होने के कारण पानी में नहीं डूबती और ताकतवर होने के कारण पानी में बड़े आराम से चल पड़ती है। वह अपनी गाड़ी में खाने पीने का सामान और दवाइयां रखकर बाढ़ के पानी से घिरे लोगों के घर घर तक पहुंचाता है। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं और बाढ़ का पानी खत्म होने पर गांव के सभी लोग अमित और विक्रम को सम्मानित करते हैं। तब गुरुजी कहते हैं, हमें हर किसी के काम का सम्मान करना चाहिए, पता नहीं कब किसी की बनाई चीज हमारे काम आ जाए। बैल और ट्रैक्टर की रस्साकशी। चांदपुर गांव में भोलू नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने नाम की तरह ही बहुत ही भोला था और सारा दिन गांव में घूमता रहता था। अरे भोलू, कहाँ जा रहा है भाई? काका, मैं गांव के मंदिर जा रहा हूँ। आज वहाँ पर भंडारा है ना, अच्छा स्वादिष्ट प्रसाद मिलेगा। हाँ हाँ, जा भाई, तेरे बिना गए तो भंडारा कैसे पूरा होगा। और भोलू हंसते हुए वहाँ से गांव के मंदिर चला जाता है। मंदिर में पहुँचते ही भोलू की नज़र मंदिर के बाहर बनी नंदी बैल की मूर्ति पर पड़ती है
और वो उस मूर्ति के साथ खेलने लगता है। वो खेल खेल में उस मूर्ति के ऊपर बैठ जाता है और उसके सींग पकड़कर बोलने लगता है। अरे अरे कब से बैठे हो, चलो चलो उठो 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 ना। तभी मंदिर के पंडित जी बाहर आकर भोलू से कहते हैं, अरे बेटा भोलू, ये तुम क्या कर रहे हो? ये पत्थर के नंदी बैल हैं, ये उठेंगे नहीं। चलो जाओ बेटा, कहीं और जाकर खेलो। पंडित जी की बात सुनकर भोलू बड़ी मासूमियत से कहता है, नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है पंडित जी, ये नंदी महाराज एक दिन जरूर उठकर चलेंगे, मेरी बात को नजरअंदाज नहीं करेंगे। अब तो ये मेरे दोस्त बन चुके हैं ना। अच्छा बेटा, जैसी प्रभु इच्छा, तुम खेलना चाहते हो तो खेलते रहो। और भोलू वहाँ पर रोज आकर उन नंदी बैल से खेलता रहता है और गांव के सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। एक दिन जब भोलू नंदी बैल से खेल रहा था, तभी वहाँ पर विजय नाम का एक लड़का अपना ट्रैक्टर लेकर आता है। वे सभी भोलू का मजाक उड़ाने लगते हैं। पगला भोलू, देखो तो क्या कर रहा है। हाँ, देखो तो कैसे पत्थर से खेल रहा है। अरे ये तो पागल है, चलो चलो हम लोग ट्रैक्टर की सैर करते हैं। बच्चों को अपना मजाक उड़ाता देखकर भोलू उन बच्चों से कहता है, देख लेना, मेरे नंदी महाराज इस ट्रैक्टर को निकाल कर भगा देंगे। अच्छा, तुम्हारे नंदी बैल उठेंगे, मेरे ट्रैक्टर से रस्सा कशी करेंगे। ठीक है भोलू, तो 2 दिन बाद अपने नंदी बैल को लेकर गांव के बाहर मैदान में आ जाना, वहीं पर फैसला हो जाएगा कौन जीतता है, मेरा ट्रैक्टर है तुम्हारे नंदी बैल। और सभी बच्चे हंसते हुए वहां से ट्रैक्टर पर चले जाते हैं। बच्चों के जाने के बाद भोलू रोने लगता है और वो नंदी बैल से कहता है, नंदी महाराज उठो ना, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, आप आएंगे। और ऐसा कहकर भोलू रोता हुआ अपने घर चला जाता है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और भोलू मंदिर नहीं जाता है। लेकिन 2 दिन बाद वो गांव के मैदान में जाता है। वहाँ वो देखता है कि विजय ट्रैक्टर लेकर उसका इंतजार कर रहा था। भोलू को अकेला देखकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से एक बहुत तगड़ा बैल आ जाता है। लेकिन वो बैल चुपचाप भोलू के पास आकर खड़ा हो जाता है और बड़े ही प्यार से गर्दन हिलाने लगता है। भोलू उसको प्यार करता है और उसे नमस्कार करते हुए कहता है, अरे अरे, मेरे नंदी महाराज आ गए, आओ महाराज आओ, इस ट्रैक्टर को निकालो और फेंक दो बाहर। देखो मेरे नंदी महाराज आ गए, मैंने कहा था ना। माँ, तुमने देखा ना? देखो देखो, सब लोग देखो। भोलू के ऐसा कहते ही बैल हुंकार भरकर आगे बढ़ता है और ट्रैक्टर को खींचता हुआ दूर ले जाता है। ये हम जीत गए, जय भोलेनाथ। इसीलिए कहते हैं कि भगवान भक्त के वश में होते हैं। डंप ट्रक वाला। कन्हैया एक ड्राइवर था। वह एक कंपनी में डंप ट्रक चलाता था। उसका काम खदान से पत्थर लाकर कंपनी में पहुंचाने का था। वह बहुत ही घमंडी और गुस्से वाला था और छोटी छोटी बात पर लोगों से झगड़ा करने लगता था। एक दिन जब मशीन ऑपरेटर उसके ट्रक में पत्थर भर रहा था, अरे बस करो, हटाओ मशीन, मुझे अभी जाना है। अभी तो पूरी गाड़ी भी नहीं भरी, बस 1-2 बार और पत्थर डालने दो। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगा कि गाड़ी में कितना पत्थर भरना है। ऐसा कहकर वह उससे झगड़ा करने लगता है। बाकी ड्राइवर दोनों की लड़ाई छुड़ा देते हैं और कन्हैया वहां से अपना डंप ट्रक लेकर चला जाता है। खदान और फैक्ट्री के रास्ते में गांव का एक छोटा सा बाजार आता है। कन्हैया बाजार के बीचों बीच डंप ट्रक खड़ा कर कुछ सामान खरीदने के लिए उतर जाता है, जिसकी वजह से सड़क पर जाम लग जाता है। तभी एक पुलिस वाला वहां आता है। अरे इस ट्रक का ड्राइवर कहाँ है? थोड़ी देर बाद कन्हैया वहां आता है तो पुलिस वाला उसे डांटते हुए कहता है, हटाओ अपना ट्रक यहाँ से। अरे साहब, तो कहाँ खड़ा करूं, मुझे सामान भी तो लेना है। अरे यह कोई कार है क्या जो तुम इसे लेकर बाजार में सामान लेने आए हो? हटाओ इसे यहाँ से, अगर दोबारा यहाँ देखा तो तुम्हें थाने में बंद कर दूंगा। अरे हाँ हाँ ठीक है साहब, मेरे लिए तो यह कार ही है। ऐसा कहकर कन्हैया अपना डंप ट्रक लेकर वहां से चला जाता है। पुलिस वाले कन्हैया की शिकायत उसकी कंपनी में करते हैं। कंपनी का ऑफिसर कन्हैया को बुलाकर उससे कहता है, कन्हैया, हमें तुम्हारी काफी शिकायतें सुनने को मिलती हैं।
अगर तुम्हारी एक और शिकायत मिली तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हाँ हाँ, अभी निकाल दो नौकरी से, तो तुम्हारा इतना बड़ा डंप ट्रक कौन चलाएगा। ऐसा कहकर वह गुस्से में अपना ट्रक लेकर चला जाता है और आदत अनुसार फिर मार्केट के बीचों बीच खड़ा कर देता है। दोनों तरफ जाम लग जाता है। तभी एक एम्बुलेंस की आवाज सुनाई देती है। कन्हैया ट्रक से उतरकर सब्जी खरीदने लगता है। एक आदमी कन्हैया से कहता है, अरे ड्राइवर साहब, अपना ट्रक हटा लो, देख नहीं रहे एम्बुलेंस आ रही है। अरे जाओ यहाँ से, सब्जी लेते ही ट्रक हटा दूंगा। कन्हैया जैसे ही सब्जी लेकर ट्रक के पास जाता है, तभी उसकी नजर एम्बुलेंस में लेटे अपने बेटे पर पड़ती है। अरे अरे बेटा, क्या हुआ तुम्हें? एम्बुलेंस में बैठे स्कूल के मास्टर जी बोलते हैं, क्या ये तुम्हारा बेटा है? खेलते खेलते बेहोश हो गया है, इसे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना है और पता नहीं किस बेवकूफ ने यह ट्रक यहाँ खड़ा कर दिया है। कन्हैया तुरंत ही वहां से अपना ट्रक हटा देता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसके गुस्से के कारण कभी भी किसी का नुकसान हो सकता है और वह कभी भी किसी से झगड़ा नहीं करने की और ना ही अपना डंप ट्रक रास्ते में खड़ा करने की कसम खाता है। सीख, गुस्से में हम दूसरों का ही नहीं अपना भी नुकसान कर सकते हैं। अरुण और गंगा चंदनपुर नाम के गांव में रहा करते थे। अरुण को बिल्कुल भी खेती बाड़ी करना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। इसीलिए वो शहर जाकर काम करता और गांव को शाम की तरफ लौट आता। अरुण की देखा देखी गांव के कई नौजवान शहर की तरफ जाने लगे। हर कोई अब व्यापार करना चाह रहा था, बहुत ज्यादा नौकरी करना चाह रहा था, लेकिन बिल्कुल भी खेती बाड़ी में किसी का दिल लगता ही नहीं था। गंगा को अपने पति की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनके पास बहुत सारी जमीन थी जो एकदम बंजर पड़ी थी। गंगा जैसे ही घर का सारा काम खत्म कर लेती, वो जाकर अपने खेतों में पेड़ पौधे लगाती थी। धीरे धीरे पेड़ पौधे बड़े होने लगे। उसका बागीचा, उसका पूरा खेत लहलहाने लगा। हर जगह फूल, हर किसी को देखकर बहुत अच्छा लगता था। हर कोई गंगा की बहुत तारीफ करता था। एक दिन अरुण ने गंगा से कहा, जब देखो इन्हीं कामों में लगी रहती हो। मान लिया तुम्हारी मेहनत से सुंदर लगता है हमारा खेत, मगर जरा अपने हाथ पैर देखो, एकदम काली पड़ गई हो धूप में काम कर करके। बस करो, पूरी गर्मियों में आराम ही करना और अपने रंग रूप पर थोड़ा ध्यान दो। अरुण ऐसा कहकर चला जाता है। गंगा को ये बात बहुत बुरी लगती है। अचानक शाम के समय मौसम बहुत बिगड़ जाता है। गंगा अपने पति का इंतजार करने लगती है। शाम को जब उसका पति घर आता है तो वो बहुत ज्यादा निराश और परेशान था। गंगा उसे पूछती है, क्या बात है, आप कुछ कहते क्यों नहीं, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरुण उसे बताता है कि आज उसकी नौकरी चली गई है। अब कोई भी गांव का व्यक्ति शहर में काम नहीं कर सकता। सरकार का ये फैसला है कि जो लोग गांव में रहकर अपने खेतों का ख्याल रखेंगे और उसके बाद नौकरी करेंगे, उन्हीं को बहुत ज्यादा काम मिलेगा। गंगा इस बात पर अरुण से कहती है, अरे तो परेशानी की क्या बात है, ये देखिए हमारा खेत तो लहलहा रहा है। आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, मैं वादा करती हूँ। अगले दिन 2 सरकारी महिलाएं पूरे गांव का चक्कर लगाती हैं और हर घर में जाके ये पता करती हैं कि गांव में लोग खेती बाड़ी कर भी रहे हैं या केवल शहर जाकर कमाना चाहते हैं। जब वे दोनों महिलाएं गंगा से मिलने आती हैं तो गंगा का खेत देखकर और उसकी बातें सुनकर वे बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। अरे वाह गंगा, तुमसे मिलकर तो हमें बहुत खुशी हुई। और तुम्हारा ये खेत केवल एक ही खेत है पूरे गांव में जो इतना लहलहा रहा है। प्यारे प्यारे फूल पत्ते, वाह मजा आ गया। सरकार को तुम पर गर्व है। तुम्हारे पति को एक अच्छी नौकरी सरकार देगी और ये जो तुम शुभ काम कर रहे हो उसके बदले में सरकार ने तुम्हें एक सोने का पेड़ देने का इनाम दिया है। ये देखो, ये नन्हा सा सोने का पेड़ सरकार की तरफ से आप दोनों के लिए इनाम है। पूरे गांव के सामने अरुण और गंगा को सम्मान दिया जाता है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और फिर अरुण अपनी पत्नी से कहता है, सच में गंगा, तुमने तो इतना बड़ा काम कर दिया। मैंने तो कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। नौकरी भी मिल गई और हमारे खेत भी बच गए।
और इस तरह दोनों फिर से बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरुण अपनी सरकारी नौकरी पर जाता है और गंगा गांव में रहकर ही खेतों का ख्याल रखती है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। वो अकेले ही अपनी जमीन पर थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करके और सब्जियां गांव के बाजार में बेचकर अपना गुजारा कर लिया करती थी। एक दिन जब वो सब्जियां बेचकर वापस आई तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक कौवा घायल पड़ा हुआ है। अरे अरे अरे, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ कैसे गिरे? तुम्हें चोट कैसे लगी? ऐसा कहते हुए बुढ़िया ने एक कौवे को उठा लिया और अपने घर के अंदर ले गई। उसने कौवे की चोट पर मरहम लगाया, उसे खाने के लिए रोटी और पीने के लिए पानी दिया। पानी पीकर उसे होश आ गया और कौवे ने अपनी चोंच हिलाकर बुढ़िया का धन्यवाद किया। तब बुढ़िया ने उससे कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी और तुम फिर से उड़ने लगोगे। बुढ़िया ने कौवे की 3-4 दिन तक खूब सेवा की। एक दिन जब वो बुढ़िया सुबह सुबह उठी तो उसने देखा कि कौवा उसके घर में ही नहीं है। अरे कौवा कहाँ गया? उसे कोई बिल्ली तो नहीं ले गई? तभी बुढ़िया को अपने आंगन के पेड़ से काए काए की आवाज सुनाई दी। बुढ़िया ने देखा तो कौवा बिल्कुल ठीक हो गया था और पेड़ पर बैठा काए काए कर रहा था। अच्छा, तो तुम ठीक हो गए हो, ठीक है, अब तुम आजाद हो, कहीं भी उड़कर जा सकते हो। जब बुढ़िया ने ऐसा कहा तो कौवा उड़कर उसके सामने बैठ गया और कहने लगा, नहीं नहीं अम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास ही रहूंगा। अरे क्या तू बोल सकता है? हाँ अम्मा, मैं बोल सकता हूँ। अब कौवा बुढ़िया के पास ही रहने लगा। एक दिन जब सुबह सुबह कौवा बाहर से उड़कर आया तो उसने देखा कि बुढ़िया अंदर बीमार पड़ी है। उसे बहुत तेज बुखार था और वो बुखार में दर्द के मारे कराह रही थी। कौवे ने अपनी चोंच से बुढ़िया को पानी पिलाया। पानी पीते ही बुढ़िया की आंखें खुल जाती हैं और तब कौवा कहता है, आप फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। और कौवा उड़ता हुआ सीधा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कौवे को देखा और कहा, अरे ये कौवा कहाँ से आ गया? उड़ाओ इसे यहाँ से। लेकिन कौवे ने झट से डॉक्टर की घड़ी उठाई और उसे लेकर उड़ने लगा। घड़ी काफी कीमती थी। डॉक्टर और उसके कर्मचारी भी पकड़ो पकड़ो कहते हुए कौवे का पीछा करने लगे और भागने लगे। कौवा उड़ते उड़ते सीधा बुढ़िया की झोपड़ी के पास गया और अंदर आ जाता है। जब डॉक्टर और उसके कर्मचारी झोपड़ी के अंदर गए तो बुढ़िया को बीमार देखकर सारी बात उनकी समझ में आ गई। अच्छा, तो कौवे महाराज ये बात है, हमें यहाँ बुलाना चाहते थे आप? डॉक्टर के ऐसा कहते ही कौवा वो घड़ी डॉक्टर के सामने फेंक देता है। डॉक्टर ने बुढ़िया को देखा और उसे अपने साथ अस्पताल ले गया। उसका वहाँ अच्छे से इलाज हुआ। कुछ ही दिनों में अच्छा इलाज मिलने के कारण बुढ़िया बिल्कुल ठीक हो गई। आज तुम्हारे कारण ही मैं जिंदा हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसा कहते ही बुढ़िया ने कौवे के माथे को अपने हाथों से सहलाया। जैसे ही बुढ़िया ने कौवे को सहलाया वो एक जवान आदमी में बदल गया। यह देखकर वो बुढ़िया हैरान रह गई। अम्मा, मुझे एक ऋषि ने श्राप दिया था और कौवे में बदल डाला था और कहा था कि मेरे द्वारा एक भला काम होने पर जब कोई मेरे सर को सहलाएगा तो मैं अपनी असली रूप में आ जाऊंगा। आज से तुम ही मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा बेटा। और इस तरह बुढ़िया अकेली नहीं थी, उसके पास एक बेटा था और जादुई कौवे को श्राप से मुक्ति मिल गई थी और वो बुढ़िया के साथ साथ अब आगे के लिए हमेशा खुश रहने लगा था। एक दिन चंपा अपने पति के साथ अपने मायके से वापस लौट रही थी। कई दिनों बाद उसका पति उसे घर ले जाने के लिए आया था। चलते चलते अंधेरा होने ही वाला था कि चंपा के पति ने उससे कहा, अरे चंपा, अंधेरा होने ही वाला है, अभी घर बहुत दूर है। आज तो कोई गाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही। क्यों ना हम जंगल के रास्ते से चलें? हम घर जल्दी पहुंच जाएंगे इस तरह। अपने पति की बात पर चंपा कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, इतने दिन हो गए, घर जाने का तो मन ऐसा हो रहा है कि जितना जल्दी पहुंचकर आराम कर लूं उतना अच्छा है। आप जैसा कहते हैं वही ठीक है। दोनों पति पत्नी जंगल के छोटे रास्ते से अपने गांव की तरफ चल पड़े। चंपा की माँ ने एक खाने का डब्बा चंपा को दिया था।
ताकि रास्ते में भूख लगने पर दोनों पति पत्नी बैठकर खा सकें। अजी सुनते हो, कितना प्यारा मौसम है और ये पेड़ देखो कितना घना है। चलिए यहाँ बैठकर खाना खा लेते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। अभी तो घर बहुत दूर है। दोनों पति पत्नी पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाना शुरू ही करने वाले थे कि अचानक एक साधु उन्हें दिखाई पड़ा। साधु ने उन्हें देखकर कहा, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। चंपा बहुत हैरान थी। उसे बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन अब दोनों पति पत्नी के पास उस साधु को देने के लिए कुछ भी नहीं था। बाबा, क्या आप ये खाना खाओगे? मेरी माँ ने बड़े चाव से बनाकर भेजा है और ये देखो, ये लड्डू भी है। भिक्षाम देही। साधु बड़ी खुशी के साथ वो भोजन ग्रहण करता है और चंपा को आशीर्वाद देता है। बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ। ये रास्ता हमारे गांव की तरफ छोटा पड़ता है, तो मेरे पति ने कहा कि क्यों ना हम इसी रास्ते से जाएं। ये तुमने अच्छा निर्णय नहीं लिया। इस घनघोर जंगल में बहुत सारे बाघ रहते हैं, पर कोई बात नहीं। आज मैंने बहुत दिनों के बाद भोजन किया है। यहाँ कोई इंसान आता जाता नहीं, इसीलिए बिना भिक्षा के मैं खा नहीं सकता। तो आज मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, अगर तुमने अपने दुपट्टे से किसी भी बाघ को छुआ तो वो सोने में बदल जाएगा और तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा। चंपा और उसका पति साधु को प्रणाम करते हैं और अपने घर की तरफ चल देते हैं। अचानक जैसे ही वो गांव पहुंचने वाले थे, एक बाघ उनके सामने आ जाता है और बाघ चंपा के पति पर हमला कर देता है। चंपा घबरा जाती है, लेकिन तभी उसे साधु की कही हुई बात याद आ जाती है। तुरंत वो अपना दुपट्टा बाघ को लगाती है। बाघ जिस हालत में भी था, वो तुरंत सोने में बदल जाता है। अरे, शुक्र है साधु बाबा ने ये चमत्कार, ये जादू जो मुझे दे दिया, उससे तुम्हारी जान बच गई। तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ चंपा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो चलो घर चलते हैं। दोनों पति पत्नी सोने के बाघ को वहीं छोड़कर अपने घर शांति से लौट आते हैं। इसीलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला। एक गांव में किशोर नाम का एक आदमी रहता था। उसका गांव के साथ हाईवे पर एक बहुत बड़ा ढाबा था। वो अपने ढाबे में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया करता था और लोगों को बड़े ही प्यार से खिलाया करता था। अरे टेबल नंबर 10 पर खाना लगा भाई, देख लो कितने भूखे हैं। और तुम भी जाकर टेबल नंबर 8 पर खाना लगा, देख वहाँ पे बाबूजी बैठे हैं। उसका प्रेम भाव और स्वादिष्ट खाना देखकर वहाँ से आने जाने वाले हमेशा उसी के ढाबे में आकर खाना खाया करते थे। उसके परिवार में उसकी बीवी और उसका एक बेटा था। उसका बेटा बड़ा हो चुका था। परीक्षा पास करने के बाद शहर में पढ़ाई करने के लिए जाना चाहता था, जिसमें काफ़ी पैसे लगने वाले थे। पापा, मुझे इंजीनियरिंग करनी है। हाँ हाँ ठीक है बेटा, तो करो। लेकिन पापा, इसकी फीस तो काफ़ी है। अरे तू फिक्र मत कर, पापा सब देख लेंगे। किशोर अगले ही दिन गांव के बैंक में जाकर बैंक मैनेजर से लोन की बात करता है। बैंक मैनेजर किशोर का एजुकेशन लोन पास कर देता है और किशोर पैसे लेकर अपने बेटे को इंजीनियरिंग के लिए शहर भेज देता है। गांव में ही रहने वाला कमल किशोर की तरक्की से बहुत जलता था। ये किशोर न जाने क्या घुट्टी पिलाता है सबको। देखो तो, बैंक ने उसे लोन भी दे दिया और मैं जाता हूँ तो मुझे मैनेजर मना कर देता है। इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। कमल यही सोचता हुआ जा रहा था, तभी अचानक एक बूढ़ा उससे जा टकराया। अबे बूढ़े, देखकर नहीं चल सकता क्या? और टकराते ही उस बूढ़े के हाथ से एक छोटा सा पुराना सा लोहे का बक्सा गिर पड़ा, जिसे देखकर कमल ने हंसते हुए जोर की लात मार दी। तभी अचानक सामने से किशोर आ गया और उसे वो बक्सा देते हुए कहा, बाबा ये लो आपका बक्सा, आप भूखे लग रहे हो। अरे चलो मेरे ढाबे में, मैं आपको खाना खिलाता हूँ। और किशोर उन्हें अपने साथ अपने ढाबे पर ले गया। उसने उन्हें बड़े प्यार से खाना खिलाया। जाते हुए उस बूढ़े ने किशोर से कहा, बेटा मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, बस ये बक्सा तुम रख लो, ये मुसीबत में तुम्हारी मदद करेगा। और वो किशोर को वो बक्सा देकर चला गया। किशोर ने वो बक्सा संभालकर अपने ढाबे में रख दिया।
और इधर कमल ने मौका पाकर एक दिन किशोर के ढाबे और घर पे चोरी की और सारा पैसा सोना चांदी लेकर रफू चक्कर हो गया। ये देखकर किशोर को बहुत ही दुख हुआ और उसे अब बैंक का लोन चुकाने की चिंता सताने लगी। तभी अचानक उसकी नजर बूढ़े द्वारा दिए गए लोहे के बक्से पर पड़ी और वो बक्सा लेकर अपने घर आने लगा। लेकिन जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचा, वो बक्सा उसके हाथ से गिर गया और गिरते ही वो बक्सा एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में तब्दील हो गया। ये देखकर किशोर हैरान रह गया। उस रेस्टोरेंट के अंदर सारे रोबोट काम कर रहे थे और वहाँ के गल्ले में किशोर की चोरी का सामान था और वहाँ पर उसने देखा कि कमल एक खंबे से बंधा हुआ है। किशोर को देखते ही कमल ने उससे माफ़ी मांगी और उसे बताया कि जैसे ही वो चोरी कर कर निकला था, एक जादुई बूढ़े ने उसे इस बक्से के अंदर बंद कर दिया। अब किशोर सारी बात समझ चुका था। उसने कमल को पुलिस के हवाले कर दिया। अब किशोर के एक नहीं दो दो ढाबे थे, एक इंसानों द्वारा काम करने वाला ढाबा और एक रोबोट द्वारा काम करने वाला ढाबा। उसके दोनों ढाबे बहुत चलने लगे और वो दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करने लगा।